This conference प्रोजेक्ट will मैंने now be recorded. सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन की थी कि प्रोजेक्ट क्या होता है. अ प्रोजेक्ट इज अ गुड सर्विस पर्सन प्लेस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफर्ड टू कस्टमर्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स. वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है. ठीक है. इसके बाद वी मूव ऑन के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट. टेंजिबल, इन्वेंटरीज, नॉन पेरिशेबल, होमोजीनियस. ये हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे प्रोजेक्ट के. ठीक है. देन वी डू द लेवल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. लेवल्स हमने किए थे कोर प्रोजेक्ट, जेनरिक प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट, ऑगमेंटेड प्रोजेक्ट, पोटेंशियल प्रोजेक्ट. ये 5 हमने लेवल किए थे प्रोजेक्ट के. देन वी मूव ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, कंज्यूमर प्रोजेक्ट and business project. Consumer projects are classified into four things: convenience good, shopping product, specialty product, unsold goods. Business projects are classified into three subcategories: material and part, capital item, supplies and services. सो हमने ये सब अपने इनकी डेफिनेशंस की थी, इनके बारे में जाना था. ठीक है. आज हम इसके आगे करेंगे जिसमें कि हमें पता चलेगा प्रोजेक्ट हायरार्की एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. ये हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे, तो आज हम ये कवर करेंगे. ठीक है. अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि प्रोजेक्ट जो हायरार्की होती है ना, प्रोजेक्ट हायरार्की की अलग अलग स्टेजेस होती हैं. और वो जो स्टेजेस होती है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ठीक है. तो 2 वर्ड्स है हमारे पास, वन इज प्रोजेक्ट, अनदर वन इज प्रोडक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट किसी प्रोडक्ट के लिए तो प्रोजेक्ट होता है ना. हम क्या चीज बना रहे हैं, क्या चीज मार्केट में देंगे, उसी के लिए तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन 7 प्रोजेक्ट हायरार्की में ये 7 एट्रीब्यूट्स आते हैं. देयर आर 7 एट्रीब्यूट्स, देयर आर 7 स्टेजेस through which we determine the product, through which we determine the project. सबसे पहला इसमें आता है नीड फैमिली. नीड फैमिली क्या होती है? जो जैसे कि हमारी जो भी फैमिलीज हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लोकेलिटी में या हमारे रीजन में, ठीक है, या हमारी इकोनॉमी में, उन फैमिलीज की जो भी नीड है उनके बारे में जानकारी रखना. ठीक है ना. जैसे कि एक फैमिली को अपनी डेली रूटीन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है. साबुन सरफ चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, घर का राशन का सामान चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं पहनने के लिए, है ना. तो ये क्या है? ये फैमिली की बेसिक नीड्स है. तो सबसे पहले एट्रीब्यूट इसका आता है नीड फैमिली. दूसरा इसका आता है प्रोडक्ट फैमिली. प्रोडक्ट फैमिली क्या होती है कि जो हमारे प्रोडक्ट की क्लासेस होती है ना, अलग अलग. जैसे फॉर एग्जांपल साबुन मैं भी बना रहा हूँ, साबुन आप भी बना रहे हो, साबुन गौरव भी बना रहा है और साबुन आयशा भी बना रही है. तो हम 5-6 जने साबुन बना रहे हैं, वो तो हो गई हमारी प्रोडक्ट फैमिली कि हम सेम प्रोडक्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. बट उसकी रीजनेबल इफेक्टिवनेस कितनी है, कितने हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट से. हो सकता है कि मेरी साबुन मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है क्योंकि कस्टमर उससे ज्यादा सेटिस्फाइड है, आप लोगों की उतनी नहीं चल पा रही. तो वो आते हैं हमारे प्रोडक्ट फैमिली के अंदर. फिर आती है हमारी प्रोडक्ट क्लास. प्रोडक्ट क्लास क्या होती है? प्रोडक्ट क्लास हमारी जो है ना, जैसे कि जो हमारे फंक्शनल रिलेशन होते हैं ना, उसको प्रोडक्ट क्लास डिफाइन करती है. ठीक है. ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो ही हमारी प्रोडक्ट क्लास का एग्जांपल था. देन आती है हमारी प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन हमारी होती है दैट इज रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. ग्रुप ऑफ कस्टमर से रिलेटेड होती है. ठीक है. लाइक सिमिलर फंक्शंस द मार्केटर आर परफॉर्मिंग, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइन. देन प्रोडक्ट टाइप, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम सर्व कर रहे हैं मार्केट में. देन ब्रांड, ब्रांड क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कैरेक्टर क्या है हमारे प्रोडक्ट के. देन आइटम, आखिरी में आती है हमारी आइटम. आइटम इज डिस्टिंग्विश थ्रू द साइज, प्राइस, अपीयरेंस. ठीक है ना. इन सब चीजों से हमारी आइटम अलग अलग
कहलाती हैं। तो ये 7 हमारे एट्रीब्यूट्स हैं थ्रू विच वी कैन डिफाइन द प्रोजेक्ट, थ्रू विच वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट। ये जो 7 चीजें हैं, वैसे तो ये 7 एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट हायरार्की। इसको प्रोडक्ट हायरार्की कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक हमें अपने प्रोडक्ट की हायरार्की का नहीं पता होगा, तब तक हम अपने प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हायरार्की में हमारे पास आता है फैमिली नीड, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप, ब्रांड एंड आइटम, ठीक है। ये जो हमें 7 एट्रीब्यूट दिए थे ना प्रोजेक्ट के और प्रोडक्ट के, इट इज गिवन। सर हाँ जी, प्रोडक्ट ब्रांड बोला सर आपने, सेकंड लास्ट 6th पॉइंट। यस, इट इज अ ब्रांड, BRAND, ब्रांड। सर 5th क्या था सर बोला आपने? प्रोडक्ट टाइप। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स है ना, इट इज गिवन बाय कोटलर। कोटलर जो था ना, कोटलर बहुत बड़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट का बंदा, एक फिलोसफर माना जाता है, कोटलर फिलिप। इसकी बुक्स भी बहुत ज्यादा फेमस है मार्केटिंग मैनेजमेंट की हमारी पूरी मार्केट में, ठीक है। तो इसने हमें ये 7 प्रोडक्ट के वो दिए थे एट्रीब्यूट्स, जिसमें कि पहला था फैमिली नीड, दूसरा था प्रोडक्ट फैमिली, तीसरा था प्रोडक्ट क्लास, चौथा था प्रोडक्ट लाइन, पांचवा था प्रोडक्ट टाइप, छठा था ब्रांड, सातवां था आइटम। ये इन्होंने 7 तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके बाद आती है स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी जो है हमारी 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी हमारी 4 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। पहली है प्रोडक्ट लाइन, दूसरी है कंज्यूमर मार्केट, तीसरी है बिजनेस मार्केट, और चौथी है प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस। इन 4 चीजों पे जो है हमारी प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहली हमारी आती है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या है? हम एक कंपनी में है, हमारी कंपनी 3 से 4 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन क्या कहलाएगी? टू आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच इज द प्रॉफिटेबल एंड द प्रोडक्ट विच आर नॉट प्रॉफिटेबल टू आर कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उनके रिसोर्स कलेक्ट करें, अकॉर्डिंग टू दैट हम उनके लिए एक हायरार्की सेट करें, उनके लिए हम रिसोर्स पर्सन सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मेरी ऑटोमोबाइल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज बनती है, हमारे पास कई लाखों पार्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम डिजाइनिंग अ बस, तो बस डिजाइन करने के लिए मुझे उस बस के अलग अलग सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे प्रोडक्ट तो बहुत सारे पार्ट्स हो गए ना भाई, टायर भी हो गए, उसके हैंडल्स भी हो गए, गियर बॉक्स भी होगा, तो ऐसे उसकी बॉडी भी हो गई, और ये सब हमें अलग अलग भी बेचनी पड़ती है ना। तो अब मेरे को ये देखना है प्रोडक्ट लाइन क्या कहती है। प्रोडक्ट लाइन ये कहती है कि आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मेरे टायर हैं, तो टायर को मैं टॉप पे रखूंगा। सेकंड पे मेरा गियर बॉक्स आता है, तो गियर बॉक्स को मैं सेकंड पे रखूंगा। ऐसे हम एक प्रोडक्ट की हायरार्की बना देते हैं कि हमारा टॉप मोस्ट प्रोडक्ट ये है जिसकी सबसे ज्यादा सेलिंग है मार्केट में, और डाउन मोस्ट प्रोडक्ट ये है जो बहुत कम सेल होता है, ऑन डिमांड हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो होती है प्रोडक्ट लाइन, जिसके थ्रू हम अपना प्रॉफिट और लॉस बहुत इजीली निकाल पाते हैं। और इस प्रोडक्ट लाइन के थ्रू सबसे ज्यादा जो मदद होती है ना, वो हमें अपने रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स प्रिक्वायरमेंट में होती है। क्योंकि अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करना, कि आपके पास आपको कौन कौन से रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप रिसोर्सेज वही मंगाओगे ना फिर के जो प्रोडक्ट आपके ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में, उसी के रॉ मटेरियल आप ज्यादा मंगाओगे और उसी के रिसोर्स पर्सन भी आप ज्यादा हायर करोगे, ठीक है। तो ये है हमारी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी। फिर आती है हमारी कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट हमारी क्या होती है? कंज्यूमर मार्केट देखो हमारी
वो मार्केट होती है जिसके के अंदर हमें ए टू जेड सारा मटेरियल मिलता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। मतलब कि इसके अंदर आपको आपका डेली रूटीन का मटेरियल भी मिलेगा, आपको स्टेशनरी आर्ट मटेरियल भी मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मिलेगा, ऑटोमोटिव केमिकल्स भी मिलेंगे, फैब्रिक केयर भी मिलेगी, मतलब कि आपको एवरीथिंग यू फाइंड। तो वो कहलाते हैं कंज्यूमर मार्केट के, वह मार्केट जो कंज्यूमर के लिए बनी हुई है और कंज्यूमर के लिए है। जैसे कि दिल्ली की सदर मार्केट है, उसमें क्या है, उस मार्केट में आप घुस जाओ आपको सब कुछ मिलेगा। तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंज्यूमर मार्केट का। दूसरा आता है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जो कि हमारे बिजनेसमैन के लिए ज्यादा जहाँ पे कि हमारे बिजनेसमैन के ज्यादा, हमारे जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के प्रोडक्ट हमें रॉ मटेरियल मिलता है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है, तीन चार जनों ने हमने ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल जहां से हम लाएंगे ना, अपना रॉ मटेरियल हम जहां से खरीदेंगे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो कहलाएगी बिजनेस मार्केट। जैसे कि इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक पाउडर्स, इंडस्ट्रियल रेजिन्स, लेदर केमिकल्स, ये सब जो है ये बिजनेस मार्केट के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। देन आती है हमारी प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया, जो फर्स्ट पॉइंट था कि प्रोडक्ट लाइन, हम एक प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट की हायरार्की सेट कर देते हैं कि हमारा टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये है, लो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये है, मिडिल सेलिंग प्रोडक्ट ये है। तो उसके लिए हम डिसीजन कैसे लेते हैं, ये होती है हमारी प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन कैसे लिया जाता है, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को देख के, उस प्रोडक्ट की स्टैचिंग को देख के, उसकी प्योरिंग को देख के, ठीक है ना, इन सब को देख के हम क्या करते हैं, हम अपना हायरार्की प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं। ठीक है। तो मतलब ये सर चार इन शॉर्ट मतलब प्रोडक्ट लाइन डिसीजन मतलब उसके एकदम पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को सर्च आउट करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल हो रहा है। ये सब जो डिसीजंस होते हैं ना, ये डिसीजंस होते हैं हमारे, जो कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजन के अंदर आते हैं, है ना। तो सर ये है। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन का एक दोबारा से अगर आप बता सकते हो सर। देखो हम सबसे पहले हमने क्या क्या प्रोडक्ट लाइन सेट की ना, वो प्रोडक्ट लाइन हमने कैसे सेट की, वो कहलाते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। किस बेसिस पे, किन आधारों पे हमने वो प्रोडक्ट लाइन सेट की, वो कहलाएंगे हमारे प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लासरूम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टीचर ने कहा कि एक्स वाई जेड स्टूडेंट इज वेरी ब्रिलियंट, रेदर आर फूल। ठीक है, एक टीचर ने आके स्टेटमेंट दे दी। भाई एक बच्चे को तो टॉप मोस्ट पे रख दिया, फिर दूसरे बच्चे को सेकंड पे बोला, तीसरे को थर्ड पे बोला, और बाकी को कहा कि तुम सब फूल हो। प्रोडक्ट लाइन कर दी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स की, है ना। वो प्रोडक्ट लाइन की कैसे, वो कहलाएगा प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। भाई एक टीचर ने अपने बच्चों की हायरार्की सेट करते वक्त उनका असेसमेंट टेस्ट के नंबर देखे कि भाई इस बच्चे के सबसे ज्यादा थे, फिर उसकी क्लास परफॉर्मेंस देखी, इस बच्चे की सबसे ज्यादा थी, फिर उस टीचर ने उनकी एथिकल वैल्यू देखी कि ये बच्चे के संस्कार कैसे थे, बोलता कैसे था, इसका हाव भाव कैसे थे क्लास में। तो उस उन बेसिस पे क्या हुआ, उसने एक प्रोडक्ट लाइन सेट कर दी। तो वो जो बेसिस उसने लिए ना, वो कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। समझ में आई अब। सर तो प्रोडक्ट लाइन का क्या फिर मतलब वो मतलब सर प्रोडक्ट लाइन डिसीजन इनमें डिफरेंस क्या हुआ फिर। वही तो मैंने अभी बताया आपको, प्रोडक्ट लाइन तो क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन सेट करना प्रोडक्ट्स की, ठीक है। लेकिन ठीक है जिन सर। आधारों पे हम वो प्रोडक्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लाइन कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, जिन आधारों पे, वो कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। कि हमने किन आधारों पे, किन क्या असेसमेंट क्राइटेरिया रखा कि हमने अपने प्रोडक्ट को लाइन किया। हो सकता है कि आपका गियर बक्सा ज्यादा अच्छा हो आपके टायरों से, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना उसका कि भाई ये रीजन है, इस रीजन से हमारे जो टायर है वो नंबर 1 पे है मार्केट में। समझे। भाई हो सकता है कि उनका रॉ मटेरियल बड़ी इजीली मिल जाता है तो हम उनकी प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, हमारा मार्केट में रेट कम है इसलिए वो ज्यादा बिक रहे हैं। एक्स वाई जेड, देयर न्यूमरस ऑफ रीजंस।
वो रीजंस कहलाते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। और ठीक मतलब है, सर क्या क्या सर मार्केट में इसका ज्यादा सेलिंग होना भी प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में आता है मतलब? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल हो रहा है तो वो आपको प्रोडक्ट लाइन डिसीजन ही है ना। जो जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में ज्यादा सेल हो रहा है उसको आप टॉप पे रखोगे ना, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करोगे। आप बीकानेर से एग्जांपल लो ना, बीकानेर में आप मिठाइयां बनाते थे, बीकानेर में जो मिठाई आपकी ज्यादा बिकती थी, है ना, तो उसकी उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनती थी उस टाइम पे, उनकी प्रोडक्ट लाइन पे वो वाली मिठाई प्रायोरिटीज पे रहती थी, इसलिए वो ज्यादा बिकती थी, वो उनका डिसीजन था। तो बिल्कुल आता है आपकी सेलिंग तो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस के लिए। तो ये है आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजीज के बाद अगर हम बात करेंगे अब कि जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना प्रोडक्ट लाइन डिसीजन का, आपको ना समझ में आया तो नैनो कार, नैनो कार का टाटा मोटर्स ने अपनी ये गाड़ी निकाली थी नैनो कार, आप सभी ने सुना भी होगा। ठीक है, द टाटा इज प्लानिंग टू लॉन्च देयर कार नैनो कार इन ईयर ऑफ 2008 इन जस्ट 1 लाख रुपीज। ठीक है, उन्होंने दो टाटा ने 2008 में लॉन्च की थी नैनो कार, 1 लाख रुपए में वो कार मार्केट में आई थी। तो जो गरीब लोग थे वो भी फोर व्हीलर के वो बने, धनी बने, है ना, वो भी फोर व्हीलर चला पाए, है ना। तो ये प्रोडक्ट लाइन डिसीजन था टाटा वालों का। टाटा वाले ऑलरेडी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री चला रहे थे ना, ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा वो आगे थे। जैसे कि मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी उनकी आई 1985 में, है ना। तो मारुति 800, मारुति 800 ने पूरी ऑटोमोबाइल को टारगेट कर रखा था। आज भी अगर मारुति 800 मार्केट में मिलने लग जाए तो वो पूरी मार्केट को हिला सकती है। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन कि भाई मार्केट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट लाइन को बदलना, अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर चेंजेस करना, अपनी प्रोडक्ट लाइन को ठीक करना। ठीक है ना, वो कहलाता है। जैसे उस टाइम पे डिमांड थी फोर व्हीलर की सस्ते की, तो मारुति सुजुकी के बाद उन्होंने 800 निकाल दी कि भाई वो सुजुकी से सस्ती है और उसकी लाइफ भी अच्छी है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। और उसके बाद टाटा वालों ने अल्टो निकाली, है ना। तो ये है, फिर टोयोटा मतलब कि लग्जरियस ब्रांड्स निकालने शुरू किए। तो प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लाइन डिसीजन है ना, कंप्लीटली जो है हमारी ब्रांड वैल्यूज के लिए, हमारी ब्रांड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। हम हमारी मार्केट खत्म ना हो कोई किसी भी तरीके से, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लाइन डिसीजन उसके ऊपर फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज के बाद अगर मैं आपको, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जो हमारे स्ट्रैटेजीज के अंदर ही एक और मेन स्ट्रैटेजी आती है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी होती है। वो प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी कहलाती है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मानते होंगे ये बात तो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैकेजिंग और लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेज करना, पैक करना किसी भी चीज को, उसको उसको अपना मार्का देना, अपना लेबल लगाना उसके ऊपर, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी काउंट होती है, पैकेजिंग और लेबलिंग भी। ठीक है, पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज अपनी अलग होती हैं, जिसमें कि जो है प्रोडक्ट लाइन हमारी बहुत मदद करती है पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं पैकेजिंग और लेबलिंग में, हमारे लेबल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा ब्रांड लेबल होता है, एक हमारा ग्रेड लेबल होता है, और एक हमारा डिस्क्रिप्टिव लेबल होता है। किसी भी आप प्रोडक्ट के पीछे देखोगे ना, ये 3 लेबल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्रांड लेबल, ब्रांड लेबल क्या होता है, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी की हाइलाइट्स,
वो होता है ब्रांड लेबल। ग्रेड लेबल, ग्रेड लेबल क्या होता है? थ्रू विच द प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी जज्ड, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं, जैसे कि ISI मार्क, होल मार्क, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे ग्रेड लेबल। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल क्या होते हैं? जैसे कि उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, इसके क्वेश्चंस ये हैं, प्रिकॉशंस ये हैं, आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, वो कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव लेवल्स। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है पैकेजिंग एंड लेबलिंग फॉर अ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, देन वी मूव ऑन the new project development process. New project development process. New project development process is based on 9 stages. कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपके में है तो ये जो है ना, ये 9 स्टेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये 9 स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन 9 स्टेजेस के बिना नहीं हो सकती। तो वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेज आपकी आएगी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको खोलनी है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहली स्टेज ही वो पॉइंट है, दैट इज आइडिया जनरेशन। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज क्या हैं और आपका आइडिया कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा। दूसरा आपका स्टेज आता है इसमें आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग के बारे में जो आपने आइडिया जनरेट किया है, ठीक है, उसके सारे कंसेप्ट्स को जानना कहलाएगा आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है, जैसे कि आपने आइडिया तो जनरेट किया जनरल पब्लिक की हेल्प से, आपने जनरल पब्लिक को देखा, आपने देखा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, उसके हिसाब से आपने आइडिया जनरेट किया। इसके बाद स्क्रीनिंग आप करोगे। ठीक है, स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? स्क्रीनिंग की जाती है कि जिसका आइडिया है ना, वो आइडिया वाला बंदा अपने साथ एक बोर्ड बिठाएगा 10 से 12 लोगों का, और फिर वहां पे डिस्कशन होता है उस आइडिया के ऊपर, वो कहलाती है आइडिया स्क्रीनिंग। तीसरी स्टेज आती है हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, कंसेप्ट डेवलपमेंट। आइडिया हो गया, आइडिया स्क्रीनिंग हो गई, हम फिक्स हो गए, उसके बाद आती है हमारी कंसेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि कंसेप्ट डेवलपमेंट में मैं आपको एग्जांपल दूं टाटा नैनो कार का। टाटा नैनो कार जब आइडिया लगाया रतन टाटा ने, उसकी आइडिया की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने कंसेप्ट डेवलपमेंट टाटा नैनो कार की कैसे की, उन्होंने 3-4 कंसेप्ट दिए, 4-5 तीन कंसेप्ट दिए बेसिकली उन्होंने। पहला कंसेप्ट उन्होंने दिया कि ये जो होगी ये रूरल कार कहलाएगी। रूरल कार कहलाएगी मतलब कि इसको हम ज्यादा लंबा तो नहीं चला पाएंगे, पर लोकल लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर रहेगी और गांव के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगी। तो ये रूरल कार कहलाएगी, पहला कंसेप्ट ये आ गया। दूसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया कि ये जो कार है, ये कार नए मटेरियल से बनाई जाएगी, नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है, जैसे एरोस्पेस के अंदर वेल्डिंग होती है थी ना, एरोस्पेस के अंदर जो वेल्डिंग होती है, नैनो कार के अंदर उस तरीके से वेल्डिंग की गई ताकि वो लाइटेस्ट गाड़ी रहे, हल्की गाड़ी रहे। इसीलिए कहते हैं ना नैनो बहुत हल्की गाड़ी है, वो तो जब भी मुड़ जाएगी उड़ जाएगी। वो इसीलिए है क्योंकि उसकी जो है वेल्डिंग हुई हुई है ना, वो एरोस्पेस के अकॉर्डिंग हुई हुई है। तो 2 कंसेप्ट आ गए। तीसरा कंसेप्ट फिर रतन टाटा ने दिया कि ये जो है ये कार हमारे इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएगी, पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट डेवलपमेंट हम करते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की 9 स्टेज होती हैं, जिसमें से कि पहली है आइडिया जनरेशन, दूसरी है आइडिया स्क्रीनिंग, तीसरी है कंसेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, चौथी इसमें आती है कंसेप्ट टेस्टिंग। फिर जो हमने कंसेप्ट बनाए उनको टेस्ट करना, वो होती है हमारी जैसे कि मिशन मंगल तो आप सभी ने सुना ही होगा। मिशन मंगल का एग्जांपल आज सुबह चंचल मैम भी दे रहे थे, तो मुझे भी याद आ गया। तो मिशन मंगल में देखो बहुत बड़ा फेलियर था ये।
मेरी गली में तो ना ये अनाउंसमेंट ही नहीं दिखती। देखो मिशन मंगल जो था ना, मिशन मंगल एक तरीके से पहले बहुत बड़ा फेलियर हुआ था, जिसमें कि बहुत पैसा भी लगा था। लेकिन जब सेकंड टाइम हमारे साइंटिस्ट ने उसको किया, तो उन्होंने कंसेप्ट लगाया अलग अलग, और वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने एक बहुत ही हल्का प्लेन बना लिया। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने उस वहां तक पहुंचा। तो वो कंसेप्ट का उन्होंने क्या किया, अपने कंसेप्ट की उन्होंने स्क्रीनिंग की, कंसेप्ट की टेस्टिंग की, है ना। वो टेस्ट था एक तरीके से। तो इस तरीके से कंसेप्ट टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट लगाने के बाद उन्होंने कंसेप्ट को टेस्ट किया। ठीक है, पांचवा स्टेज इसका आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि अपनी टारगेट मार्केट को फोकस करना, अपनी सेल्स को बढ़ाना, अपने प्रॉफिट गोल्स को बढ़ाना, ये होता है हमारा मार्केट स्ट्रैटेजी। फिर छठी स्टेज हमारी आती है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में हमारा कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, ये सब कुछ आता है। ठीक है, आपका मिशन और ऑब्जेक्टिव आते हैं कि आपके बिजनेस का क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये होता है आपका सिक्स स्टेज बिजनेस एनालिसिस। सातवीं स्टेज फिर आपकी आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो आपने आइडिया कर लिया, आइडिया की स्क्रीनिंग कर ली, कंसेप्ट लगा लिया, कंसेप्ट का टेस्ट कर लिया, कंसेप्ट के टेस्ट के बाद आपने बिजनेस एनालिसिस कर लिया। इतना सब कुछ होने के बाद ना, इन 6 स्टेजों के बाद आप आते हो प्रोडक्ट बनाने पे। फिर आती है आपकी सातवीं स्टेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू करते हो, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाना शुरू करते हो, वो अलग अलग पार्ट्स को फिर इकट्ठा जोड़ के आप एक प्रोडक्ट बना देते हो। जैसे नैनो कार के टायर अलग बने, उसकी बॉडी अलग बनी, उसके इंटरनल पार्ट्स अलग बने, उसकी सीट्स अलग बनी, वो सब बनने के बाद उसको इकट्ठा जोड़ा गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आठवीं स्टेज हमारी आती है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है, टेस्ट मार्केटिंग हमारी रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स, जो हमारे 4 P's हैं मार्केटिंग के, 7 P's हैं हमारे मार्केटिंग के, उससे रिलेटेड होती है हमारी टेस्ट मार्केट। ठीक है, अपने कंज्यूमर्स की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को जानना और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना इज कॉल्ड एज टेस्ट मार्केटिंग। नो नाइन्थ और लास्ट स्टेज हमारी इसकी आती है कमर्शियलाइजेशन। फिर आती है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग किस तरीके से कर रहे हो, आप कैसे टारगेट मार्केट को एनहांस कर रहे हो आपके सेल खरीदने के लिए, क्या कम्युनिकेशन प्रोग्राम आप ला रहे हो, कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी 9 स्टेजेस हैं न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, which is called as new प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की 9 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज है आइडिया जनरेशन, दूसरी है आइडिया स्क्रीनिंग, तीसरी है कंसेप्ट डेवलपमेंट, चौथी है कंसेप्ट टेस्टिंग, छठी सातवीं है पांचवी है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, छठी है बिजनेस एनालिसिस, सातवीं है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आठवीं है टेस्ट मार्केटिंग और नौवीं है कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये लास्ट टॉपिक आपकी 4th यूनिट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमने अपनी 2nd यूनिट में भी किया था वेंचर डेवलपमेंट प्रोसेस में। जो स्टेजेस हमने की थी ना, 6 स्टेजेस, वो स्टेजेस ही हमारी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। एक होती है टाइम, एक होती है सेल। टाइम और सेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है किसी भी चीज की लाइफ साइकिल। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कैसे टाइम और सेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है लाइफ साइकिल। लॉकडाउन जब से हुआ है, सारी मार्केट बंद पड़ी है। जो प्रोडक्ट लोगों के पास थे, जो जो जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स थे उनके पास जो भी प्रोडक्ट थे, वो सारे बंद पड़े हैं, बिक नहीं रहे। तो हमारा लॉकडाउन क्या था, टाइम। हमारी सेल क्या थी, उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे। तो टाइम और सेल क्या है, एक दूसरे के रिलेशन में है ना। और किसी भी लाइफ साइकिल के लिए, और अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो कपड़ों की लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। वो फटने लग जाएंगे, पड़े पड़े आपस में चिपक जाएंगे, है। और जो मशीनरी वाले प्रोडक्ट है उनकी मशीनें खराब होने लग जाएंगी। तो टाइम और सेल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम और सेल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और किसी भी लाइफ साइकिल को बदलने, कोई भी लाइफ साइकिल जो बदलती है ना, वो बदलती है 2 कारणों से, एक स्टाइल से और एक फैशन से।
स्टाइल और फैशन के कारण कोई भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें, सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास स्विगी आया। स्विगी को देख देख के हमारा क्या हुआ, स्विगी का स्टाइल अलग था, उसका फैशन अलग था, उसका टाइम और सेल्स उसकी फिर उस हिसाब से हुई। उसके बाद जोमेटो आ गया, तो जोमेटो वाले ने स्विगी को कम्पीट किया, तो उसका स्टाइल अलग था जोमेटो का, है ना, उसकी ड्रेस अलग थी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका टाइम और सेल चेंज हो गई। तो टाइम, सेल, फैशन एंड स्टाइल, ये चार चीजें जो है किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। अब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के ना हमारी जो स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होती है? ठीक है, वो होती है हमारी 5 स्टेजेस होती हैं हमारी किसी भी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की। सबसे पहले होती है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। दूसरी हमारी होती है इंट्रोडक्शन, तीसरी होती है ग्रोथ, चौथी होती है मैच्योरिटी, पांचवी होती है डिक्लाइन। ये 5 स्टेजेस होती हैं, एंड दिस 5 स्टेजेस आर डिपेंडेंट ऑन, ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये 5 स्टेजेस ही हमारी कंपनी के, हमारे प्रोजेक्ट के प्रॉफिट, सेल, लॉस इनको बताती है। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की जो रक्षा करती है वो ये 5 स्टेजेस के अकॉर्डिंग होती है। सबसे पहली प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, दूसरी इंट्रोडक्शन, तीसरी ग्रोथ, चौथी मैच्योरिटी एंड पांचवी डिक्लाइन। ठीक है, तो ये है हमारी 5 स्टेजेस। ये हम पहले भी कर चुके, तो आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की हमें नीड है। ठीक है, सर एक बार वो 5 पॉइंट्स सर फिर से बताना सर, बीच में आवाज फर्स्ट थोड़ी कट गई थी। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, जी सर। दूसरा है इंट्रोडक्शन स्टेज, तीसरी है ग्रोथ स्टेज, पांचवी है मैच्योरिटी स्टेज, और पांचवी है डिक्लाइन स्टेज। ये 5 स्टेजेस हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 चीजों पे डिपेंडेंट है, स्टाइल, फैशन, टाइम, सेल है, और एक आता है हमारा फाड, FAD, फाड। फाड क्या होता है? फाड हमारा होता है वो फैशन जो क्विकली किसी भी मार्केट में आ जाता है और क्विकली लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो कहलाता है फाड। तो इन 4-5 चीजों पे हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है, और इसकी स्टेजेस ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये यूनिट खत्म होती है। कोई डाउट है किसी को किसी भी टॉपिक में, किसी भी उसमें? यहाँ पे आपकी यूनिट खत्म होती है। दिस सेशन इज बीन रिकॉर्डेड, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।